तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें रॉड को ना चाकू पे रखा गया है, दो नाइफ हैं और उन नाइफ पे एक रॉड को रखा गया है एजेस पे। अब ये जो नाइफ है K1, नाइफ K2, पहले सब एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो पूरा रॉड है वो 70 सेंटीमीटर का है ना। जो पूरा रॉड है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो पूरा रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके सेंटर पे होगा, मतलब 35 पे होगा। किस पे होगा? 35 पे होगा। तो ये 35 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें यूनिट भी सेंटीमीटर में दिया तो मीटर लेके चलेंगे। और एक ना वेट से न्यूटन वाला कन्वर्जन बार बार आ रहा है बीच में, वेट से न्यूटन बनाना है। केजी वेट है ना, उससे न्यूटन बनाना है, तो वो देखना ध्यान से, अभी बताता हूँ। ये नाइफ जो है ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर यहाँ से, और ये भी है आपके 10 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है। थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गई तो मैं इसको खसका ही देता हूँ, अगर देखने में अजीब लग रहा है तो यहाँ कर देता हूँ, उससे क्या फर्क है, ठीक है। दूसरा, जब 10-10 चला गया तो बचा 50-50, तो ये होगी 25 सेंटीमीटर और ये भी होगी 25 सेंटीमीटर, इसको 0.25 मीटर बनाएंगे। एक एक स्टेप बढ़िया से समझते हैं। ये जो चाकू है इससे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ R1, और इससे भी लगेगा R2, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास लगेगा नीचे की तरफ। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास का वेट है W, सेंटर ऑफ मास का वेट है W। हमें ये R1 और R2 निकालना है, क्वेश्चन में R1 और R2 निकालना है। एक चीज और कहा है कि एक कॉर्नर से 30 सेंटीमीटर पे एक वेट हमने लटकाना है, एक हमें वेट लटकाना है 30 सेंटीमीटर से। तो मान लो मैंने यहाँ लटका दिया 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर ही है, यानी ये 5 सेंटीमीटर होगा, और इसका वेट है W1, इसका वेट है W1। अब जो समझने वाली बात है, सोचो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो किसकी किसकी वजह से लगेगा? वो लगेगा R1 R2 और W1 की वजह से। W कैसे नहीं लगेगा? W जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास है, जो कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करेगा, वो नहीं मूवमेंट करेगा। जो भी मूवमेंट करेगा वो एक्सटर्नल एजेंट करेगा। क्या करेगा? एक्सटर्नल एजेंट। अब हमें यहाँ पर जो चीज लगानी है वो लगानी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। क्या लगाना है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझने वाली बात यह है कि R1 का डिस्टेंस यहां से हम लेंगे जो कि होगा D1 डिस्टेंस, और ये लेंगे हम लोग D2 डिस्टेंस। बहुत प्यार से समझने वाला क्वेश्चन है, ये 3-4 बार करोगे तभी आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन है ये। तो इस रॉड को R1 जो है इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज है। और R2 इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और एक लोग और हैं जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, W1। W1 भी जो क्या है? वेट है। क्या है? जिसको हम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में 2 लोग हैं और क्लॉकवाइज में है 1 लोग। W का कोई रोल नहीं है, कैपिटल W का। तो जो लगने वाला है वो लगेगा कंजर्वेशन ऑफ, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्चुअली वास्तविकता में इक्विलिब्रियम में है, ये कोई किसी को घुमा नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ये। इक्विलिब्रियम किसके लिए? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
देखना सर, तो R1 इंटू D1 इज इक्वल टू, इस तरफ जितने लोग हैं कौन कौन है बताता हूँ, एक डिस्टेंस और है यहाँ पर, मैं इसका नाम दे देता हूँ D3, क्या देता हूँ D3, W1 इंटू D3 प्लस प्लस R2 इंटू D2, सारी वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा इक्वेशन बनेगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो R1 प्लस R2 बराबर होगा W1 इंटू W1 प्लस W, दो वेट नीचे की तरफ आएगा मानते हैं। इसका दिया है 0, इसका आएगा 6G न्यूटन आएगा, क्या आएगा 60 kg दिया है, 60 kg वेट दिया है। कौन कौन सा, हाँ कौन कौन सा वेट बताओ ना। एक तो W हो गया सेंटर ऑफ मास का, कैपिटल W क्या है, कैपिटल W है वेट एट COM, W1 है हैंगिंग वेट, हैंगिंग वेट जो कि है 40 kg के आसपास है, देखो ध्यान से 40 kg वेट, 4 kg वेट क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। 6 तो रॉड का है ना, अच्छा 6 kg उसका है, ठीक है, और रॉड का 4 kg है, रॉड का 4 kg है, तो ये 6 kg जो है इसका है आपका 4 kg वेट है ना, और इसका क्या है 6 kg। तो यहीं पे देख लेते हैं, जो W1 है वो है 6 kg वेट, इसको कन्वर्ट करना होगा न्यूटन में, तो हो जाएगा 6G न्यूटन। ये बार बार देखो तुम कई बार आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है कई क्वेश्चनों में, कन्वर्ट करना दोनों आना चाहिए। तो 1 kg न्यूटन इक्वल टू होता है 1G न्यूटन, याद रख लेना ऐसे, मैं कई बार आया है ये क्वेश्चन, 1 kg न्यूटन इज इक्वल टू 1G न्यूटन। यहाँ पे G ग्राम नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यस, वैसे याद रख लो कि 1 kg वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे जब रखोगे तो 60 न्यूटन हो जाएगा ये। W है आपका 4 kg वेट, 4 kg वेट, तो हो जाएगा 4G न्यूटन। तो यहां जब रखोगे सर तो 6 + 4 ये हो जाएगा 10G वेट, बोलो G न्यूटन, 10G यानी कि 100 न्यूटन, कितना, ये दो इक्वेशन बनेंगे सर आपके। अब सुनो, अब पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया R1 + R2 तो सॉल्व हो गया, दो इक्वेशन बनेंगे और एलिमिनेशन से सॉल्व होंगे। और मैं बताऊं ये क्वेश्चन मैं लगभग 4थी-5वीं बार कर रहा हूं, अभी फिर भूल गया था पीछे, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको कई बार करना पड़ेगा, कई बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात। अब डिस्टेंस D1 जो है, ये वाला रिएक्शन मैं फिर से लिख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूं, फर्स्ट रिएक्शन को मैं फिर से लिख रहा हूं, इक्वेशन 1। R1 हमें पता नहीं है, D1 पता है, D1 कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। D1 देखो ना कहां से, वो G से डिस्टेंस ना, G1 क्या है, G से लेके K1 का डिस्टेंस, यही तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 आएगा, 0.25 मीटर। दूसरा, हाँ ठीक है ना, W1 कितना है 60, मतलब W1 है 60 न्यूटन, कितना 60 न्यूटन, W1 क्या है 60 न्यूटन। D3 कितना है, पूरा 25 था, अब वो छोटा सा पार्ट कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। देखो यहां से लेके यहां तक 30 है, मेरी बात समझना, 30 है, कलर चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा, ये 30 है, और यहां से लेके यहां तक 35 है, 35 है, तो इनके बीच का डिफरेंस तो बचेगा 5, यानी कि 5, तो 0.05 मीटर बनाने के लिए D3 है ना, प्लस R2 हमें पता ही नहीं है, और D2 पता है, D2 है 0.25। अब क्या करना है,
उसको भी इधर ही ले आओ, तो R1 माइनस R2 ब्रैकेट में 0.25 कॉमन हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ आपका 60 इंटू 0.05। अब इसको उधर भेजो डिवाइड में, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 60 इंटू 0.05 अपॉन 0.25। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया गया है कैलकुलेशन के बाद, तो ये आ रहा है 11.76 न्यूटन। तो अब आपका एक ये इक्वेशन बना, जो फर्स्ट इक्वेशन ही सिंप्लीफाई होकर आया है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका मिलके आपको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन बना आपका R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 11.76 न्यूटन, ये था फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन था आपका R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। 100, इन दोनों को हमें सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, R2 से R2 कट जाएगा, 2R1। हाँ कहाँ पे माइनस वाला 12 आ रहा है, हाँ 10 लेंगे तो 12 आएगा, सही कह रहे हो, मैंने वो लिया ना 9.8 से आया। ये कितना आया 12 न्यूटन, ये कितना आया 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, ये कितना हो गया 112 न्यूटन। तो R1 कितना आ गया, 112 का हाफ कितना होता है 502, 56 न्यूटन। तो ये 50, देखो उसमें आंसर आया है 54.88, वजह क्योंकि 9.8 था। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो R2 इसी तरह से इसी पुट कर देना किसी में भी, है ना। ये आपका क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन जब तक कई बार बच्चे नहीं करेंगे और पेपर में अगर पहली बार आ गया तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि पेपर में भी आएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी फिर से लगाइए कि देवी काया क्यों नहीं, इसका पेपर है गजब है यार, लड़का फेडअप हो चुका हूँ मैं भी। आज केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन है। अब एमआई पे आ जाते हैं, एमआई के क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे। एमआई के क्वेश्चन में पता अगर हमें एमआई का क्वेश्चन आता है, ये आज का क्वेश्चन पेपर 1 था टेस्ट का, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो आज का टेस्ट पेपर जो टेस्ट 2 था रोटेशन का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। जिन तीन आप लोग जो लोग एब्सेंट है तीनों लोग, वो आप लोग रीटेस्ट देंगे वो तो। अच्छा, एमआई में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए किस पे, एक तो मास पे और दूसरा वो मास अपने एक्सिस से कितने दूर पे, यही ना, एक से वो कौन सा शेप है। जैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। यहाँ पर मास है मान लो 2 kg का, यहाँ पे है 3 kg का, और मान लेते हैं यहाँ पर है 5 kg का। आपका ये जो ट्राइंगल है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पास हो रहा है सेंट्रॉइड से। किससे पास हो रहा है, सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, सेंट्रॉइड से। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, लेट्स से सेंट्रॉइड जी। तो अगर मुझे मान लो ये जो मेरा ए है, इसका एम आई है आई ए, ठीक है, एक सेकंड लेना, हाँ इसका आई ए निकालना है अगर मुझे, तो मुझे आई ए अगर निकालना है तो होगा क्या, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर,
तो मास तो 2 kg है और इसमें डिस्टेंस क्या लेंगे, एजी लेंगे। क्या लेंगे, एजी का स्क्वायर। अभी हम देख लेंगे कैसे हुआ है। मान लो बी का है आई बी, इसका मास और इसका डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, बीजी का स्क्वायर। आईसी मास और इसका डिस्टेंस जीसी का स्क्वायर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एजी है, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस एजी, बीजी और सीजी बराबर है, क्या है, और ये कितना होता है, ये किसी भी एक मीडियन का 2/3 होता है। क्या होता है, 2/3 होता है किसी भी मीडियन का। तो अब एडी निकलेगा कैसे, क्योंकि एडी निकल गया तो काम हो जाएगा। तो हमें एक ये राइट 90 डिग्री पे गिरता है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। सो टू फाइंड एडी, सो इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB में हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये 1 मीटर है, तो ये होगा 0.5 मीटर और ये होगा आपका 0.5 मीटर, है ना। तो पाइथागोरस के हिसाब से हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0.5। पेपर देने क्यों नहीं आए थे तुम, वापस बात करूंगा, मेरे पास नंबर है। तो हो जाएगा 1 प्लस 0.025 इज इक्वल टू, अच्छा एक गड़बड़ हो गया सर, एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस होना चाहिए था। अरे वो ठीक है, पाइथागोरस लगा रहे थे ना हम, तो इस ये बड़ा वाला साइड है ना, तो एक्चुअली उधर आएगा, चलो माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0.7, ये थोड़ा सा जीरो कितना होता है, ये 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, तो एक जीरो ज्यादा एक्स्ट्रा ले लेना मैंने। अब ठीक है ना, तो 1 में से माइनस कर दिया, ये जाएगा रूट में, तो AD, ठीक है। अभी रहने दो, रूट में ही रहने दो, क्योंकि आगे अभी स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट भी गायब हो जाएगा। अब आपका AG जो है ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 0.75 रूट में, ठीक है। ठीक है, अभी रहने देते हैं, अभी हम इसको यूज करेंगे आगे चलकर। अब ये देखो फॉर्मूले में यहाँ पे देखो ध्यान से, AG बना लिया हमने। अब तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर AG की जगह पर रख देंगे, BG भी वही होगा, सेम है, क्योंकि हमने ये बात यहाँ पे बताई है कि सभी क्या होंगे, सेम है। क्या होंगे, सेम होंगे, और ये भी सेम होगा, ठीक। जब रखोगे तो वैसे भी स्क्वायर कट जाएगा। टोटल आई कैसे आएगा, टोटल आई आएगा आपका IA प्लस IB प्लस IC, बोलो हाँ है ना, आओ जी, हाँ है ना, बोलो। अच्छा, तो अब जब इसको रखोगे तो ध्यान से देखने वाली बात है, ये तो सारा सेम है, कर दूं अभी यहीं से कॉमन कर दूं, हाँ। तो सुनो, तो 2/3 0.75 रूट में इसका होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर क्या जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, तो 2 3 5 हो गया 10, बोलो हाँ है ना। तो बस ये सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई किया है तो ऐसा लग रहा है। तो 2/3 इसका हो जाएगा क्या 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0.75 इंटू 10, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका टोटल आई आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर। तो किसी भी MI के क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा कि इसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे कितना दूर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ जी सर, मैक्रोनी नंबर दो पहले मेरे को, दीदी के पापा का नंबर ही नहीं, क्यों क्या हुआ, नहीं ऐसे चलेगा तो ना, क्या करके नहीं आया, बस मैं समय भाग गया था, आज केमिस्ट्री का क्लास भी नहीं थी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो ये नंबर ही नहीं आएगा, नंबर चाहिए किसी भी तरह से। मैं फिर क्लास में एंटर नहीं हुआ, वॉइस नोट ड्रॉप किया था, फिर मैं क्लास में एंटर नहीं करना दूंगा, देखो चाहिए बैकग्राउंड नहीं चाहिए सर, टेस्ट भी नहीं है, हाँ टेस्ट भी नहीं, अब मेरे को नंबर प्रोवाइड कराओ डायरेक्ट या ग्रुप में ऐड करो, ठीक है। मेरी बात समझना, ऐसे कोई भी फिगर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आपको दो ही चीज चाहिए होता है, एक वो एक्सिस से कितना दूर है और उसका मास,
क्योंकि हमें लगाना होता है mr स्क्वायर। क्या लगाना होता है? नहीं, नॉर्मल ज्योमेट्रिकल फिगर में तो बस ये लगेगा। हाँ, स्फीयर वगैरह तो आएगा उसमें करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन और है, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको भी। एग्जांपल 25 में समझाता हूँ, थोड़ा चेंज करेंगे इसको। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं वो देख लो। मेरा एकदम दिमाग हैंग हो गया, इसको मैं 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा बच्चे को, लेकिन उसको समझ आ गया फाइनली। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये 3-4 तरह के फिगर बनेंगे आपके पेपर में। आपके हर कॉर्नर पे मास रखा हुआ है, मान लो ये है 2 kg का, ये है 3 kg का, ये है 4 kg का, ये है 5 kg का, ठीक है। और ये साइड है मान लो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके सेंटर से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सेंटर से पास कर रहा है। ये रहा सेंटर ओ। मैंने क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं, कैलकुलेट एमआई ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू सेंटर ओ। ये है क्वेश्चन। तो मान लो ए के लिए आपका आएगा आई ए, बी के लिए आएगा आपका आई बी, सी के लिए आएगा आई सी और आई डी। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल आई क्या होगा? इनका एडिशन क्या होगा? तो आई ए निकले कैसे? मास एट ए इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ ए का स्क्वायर। आई बी कैसे लिखेगा? मास एट बी इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ बी ना, ओ बी। सिमिलरली आई सी मास एट सी इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ सी का स्क्वायर। आई डी मास एट आई डी क्या? मास एट ये इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो ट्राइंगल में ये अरे स्क्वायर में इक्वल होता है। अब ये निकलेगा कैसे? कोई एक निकाल लो, सब बराबर होंगे, कैसे निकलेगा बताओ? होमवर्क लाओ पहले तुम, ठीक? कैसे निकलेगा देखो, ये डायगोनल है। अगर हम एक ट्राइंगल को ध्यान से देखें, ये ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम हाइपोटेनस निकाल लें और ये हाइपोटेनस इक्वली डिवाइड होगा, एंगल साइड बैक सेक्टर होता है ना इसमें, तो ये दोनों वैसे ही बराबर होंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी ओ बी, हाँ वो क्या होगा? हाफ होगा बी डी के। तो ये 1 स्क्वायर आपको हो जाएगा रूट टू। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो √2/2, तो 1/√2। अब सारी वैल्यू यहां पे रख दो। 1/√2 मतलब यहां पे जब रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2 सबकी वैल्यू निकाल के क्या कर दोगे? ऐड। ये तो हो गई आसान, इजी। अब है सेकंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करना है। हमें क्या करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी बना देते हैं आसानी के लिए। हमने बना देना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बना दिया हमने, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब मैं आई ए निकालूंगा तो हो जाएगा मास डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके लिए मास डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बी का क्या होगा? बी कितना दूर अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन? 0। आई बी हो जाएगा 0, आई सी भी हो जाएगा। ये था आपका 25 एग्जाम्पल। हाँ फिर चारों निकाल के ऐड कर दो, ये तो 0 हो ही गया, 2 ही निकालना पड़ेगा, लेकिन स्टेप तो दिखाना पड़ेगा ना। तीसरा क्वेश्चन, अगर हमारा लाइन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो डायमीटर से पास हो रहा हो, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसका क्या था? ये डी है। डी और बी का तो 0 होगा क्योंकि ये तो उसी पर रखा हुआ है। ए का निकलेगा तो कैसे होगा? मास इनटू दिस डिस्टेंस, ये तो हम निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, 1/√2 का स्क्वायर इंटू 2। सिमिलरली इसका भी निकालेंगे, है ना?
ये हो जाएगा आपका मास इंटू 1/√2 का स्क्वायर। फिर इन दोनों का ऐड कर देंगे, आई ए और आई सी का। ये था आपका 25th क्वेश्चन। ऐसे ही बड़े सारे क्वेश्चन है। पेज नंबर 34 पे आ जाओ। कितने क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन। इसमें से कुछ भी ट्राई किया है किसी ने? पेज नंबर 38। तुमने ट्राई तो किया ही नहीं होगा बस। तुमने नहीं किया कुछ कर? तुमने भी एग्जाम्पल किए हो? ये वाला एक्सरसाइज, ये इसका नंबर हमने उस दिन दिया था यार, पता नहीं 5वां 6वां नंबर था इसका एक्सरसाइज का। इसके पहले का जो एक्सरसाइज एम आई के पहले का जो एक्सरसाइज है, क्या नाम है उसका? अभी वो नाइफ वाला मैंने करा दिया है तुम्हारे आने से पहले, काफ़ी बढ़िया। देखो अच्छे से पूरा सॉल्व किया है नाइफ वाला, उसको रिकॉर्ड कर दिया है मैंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। वो इसलिए आया था क्योंकि 9.8 था, जैसे 10 लिया तो 12 हो गया। क्या हो गया? 12 हो गया। 10 लिया, अगर हम 9.8 लेते ना तो यहाँ पर 11.76 आता, 11.76 आता। और आंसर में फिर चेंजेस आते। ये आ रहा था 54.88 न्यूटन, और ये आ रहा था आपका 43.12 न्यूटन। एम आई पूछ रहा हूँ बताना, रिंग का सेंटर ऑफ एक्सिस से बताओ कितना होता है? रिंग का पूछ रहा हूँ, सेंटर ऑफ एक्सिस से। रिंग रिंग एक ही रिंग है। सेंटर ऑफ क्या क्या है सेंटर से? एम आई का फॉर्मूला टेबल बनाओ, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। डायमीटर से 1/2 mr स्क्वायर। टेंजेंशियल से मेरे को नहीं याद, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ 3/2 mr स्क्वायर। टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू प्लेन से 2 mr स्क्वायर। अब डिस्क पे आ जाओ। सेंटर से नहीं याद है, ये कैसे नहीं होगा? छोटी सी चीज है ना, बड़ी छोटी चीज से क्वेश्चन नहीं होगा। हाफ mr स्क्वायर, सबके लिए सेम नहीं होगा। डायमीटर से 5/4 mr स्क्वायर। टेबल बनाओ, अभी बनाओ सब लोग, टेबल बनाओ अपने कॉपी में, टेबल बनाओ एम आई का। रिंग, डिस्क, स्फेयर, सिलेंडर। नौ तारीख को फिर टेस्ट है, कंप्लीट रोटेशन। किसका? रिंग का टेंजेंशियल है आपका 3/2 mr स्क्वायर। इसका है टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू प्लेन। टेंजेंशियल होगा और परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। ये होगा आपका ट्वाइस mr स्क्वायर, ट्वाइस mr स्क्वायर। कहाँ चला गया यार? एक क्वेश्चन कराना है मेरे को, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। मिल जा भाई। हमारे विकास सर का तुम लोग कॉल हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, फोन उठा के उनका कॉल हिस्ट्री देखोगे ना, तो तुम लोग पागल हो जाएगा। उतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात नहीं करते जितना वो पेरेंट्स से बात कर रहे हैं बेचारे। मुझे दया आ रही है उन पे, सही बात है। दिन भर आपका बच्चा ये नहीं आया सर, आपका ये नहीं आया, और मुझे बोलने में भी शर्म आता है कि सर फोन करो पेरेंट्स को।
कितने लोग को 88 बच्चे हैं, 90 के आसपास हो गए हैं बच्चे, 90 बच्चों को फ़ोन करते रह जाएंगे बेचारे, सोचने वाली बात है ये यार। गलत जगह आ गया है तो चलो कोई नहीं। इतनी चिंता तो भैया हम लोग अपनी नहीं लिए थे, इतनी बच्चों के लिए जा रही है। आईएएस बन गया होता मैं। अच्छा, मैं एक बहुत बड़ा मिथ मैं तोड़ देता हूँ बच्चों का। बहुत बच्चे कह रहे हैं, जैसे अभी ये एनटीए चल रही है बात कि 75% क्राइटेरिया हटा दिया जाए। अभी न्यूज़ कंफर्म नहीं है बट हट जाएगी, और 3 साल का ड्रॉप मिल गया तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तो 12th अच्छा करो, है ना, और यू गेट अ 2 more चांस। बात ये है कि ठीक है परसेंटेज एनटीए मैटर नहीं करता है। एक कंपनी होती है मैंग, थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, भूल गया, फेसबुक नाम का कोड भूले, ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अगर इसमें बैठना है ना, आप आईआईटी से पढ़े हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आईआईटी के अंदर आपका 8 सीजीपीए होना चाहिए, 8 पॉइंटर होना चाहिए, परसेंटेज की भाषा में 80% होना चाहिए, 10th एंड 12th में 90% होना चाहिए। अगर आपकी ये क्राइटेरिया नहीं है, योर सीवी विल बी नॉट शॉर्ट लिस्टेड। सीवी जानते हो, रिज्यूम, वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होगा, चाहे कितने भी टैलेंटेड हो। हाँ, वो किसी चीज का रेडियस ऑफ गायरेशन उसके mr² से मिलेगा, मतलब आई से मिलेगा। अगर आपको आई पता है तो mk² के बराबर कर देना। जैसे मान लो किसी का है 5/4 mr², किसी भी इंस्ट्रूमेंट का है, उसके बराबर कर देना किसके, mk² के। के कट गया, और इस पूरा रूट लेना पड़ेगा ना कंपेयर करके, मैंने इसको काट दिया था बट ये पूरा रूट में जाएगा, तो रूट 5/4 r रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। तो किसी भी टॉप कंपनी में अगर आपको जाना है कल को आफ्टर ग्रेजुएशन, आप इस क्राइटेरिया में अगर आप नहीं हो तो आप उस कंपनी में आपकी जॉब नहीं लगेगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, देयर इज अ वेबसाइट ग्लासडोर, इंडीड, naukri.com और ऐसे बड़े बड़े, इन पे जाना, इन कंपनी को लिस्ट पे डालना, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये सारे भी क्राइटेरिया होते हैं। तुम 2 लोग शॉर्टलिस्ट हो गए, एक पोस्ट है सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का, पैकेज है 1.5 करोड़ रुपए। ये भी बीटेक मुंबई से पढ़ा है कंप्यूटर साइंस, तुम भी मुंबई से हो कंप्यूटर साइंस, इसका भी 8 सीजीपी है, तुम्हारा भी 8 है, तुमने लेकिन 10th में पाप कर दिया। 10th में लाए 65% और 12th में लाए 55%। कंपनी भी इसको सेलेक्ट करेगी, कंपनी ये सोचेगी ये ज़्यादा कैलिबर है इसके अंदर। तो ऐसे मैं 1000 बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं, जानता हूँ जिनको, जिनके 10th 12th खराब थे आईआईटी में, लेकिन वो टॉप कंपनी में कभी नहीं पहुंच पाए। ये तो हो गया कंपनी का सवाल। दूसरा, हायर स्टडी पे आ जाओ। अगर आपको एमएस करना है, मास्टर इन साइंस, आपको एमबीए करना है फ्रॉम आईआईएम, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का मार्कशीट होता। तो ये जो सो कॉल्ड एक फैंटेसी दुनिया चल रही ना, अरे परसेंटेज से क्या ही फर्क पड़ता है, ये वही लोग बोलते हैं जिनका परसेंटेज आता नहीं है कभी जीवन में, वही बोलते हैं, वो गुमराह करते हैं। परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है, परसेंटेज नहीं आएगा ना तो आपका जीवन में कभी भी अच्छा कभी होगा ही नहीं। परसेंटेज आपको ये बता रहा है कि आप हार्ड वर्किंग हो। हाँ, तो करो मेहनत अब से। आज जो तुम्हारे हाथ में, क्या तुम्हारे हाथ में, तुम 10th सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते हो, अब वापस 10th में नहीं जाओगे भाई। क्या सुधार सकते हो तुम? 12th। तो जगो और करो। तो फिर भी प्रोबेबिलिटी आपकी फिर बढ़ गई फिर कि ठीक है थोड़ा तो कहीं तो इम्प्रूव किए ना। बहुत से जगहों पे छट जाता है इंसान परसेंटेज से, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे पोस्ट, वो तुम लोग को इसलिए नहीं पता है क्योंकि तुम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। आईआईटी में 1400 से ऊपर कंपनियाँ आती हैं, किसी भी आईआईटी की बात कर रहा हूँ या किसी भी टॉप कॉलेज की बात, उसमें बहुत कंपनी आती है। उनका जब तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ोगे ना, परसेंटेज क्राइटेरिया पर बैनर लगा देते हैं, उसका तुम्हारे पास कितना भी स्किल होगा, मैं माना तुम बहुत हार्ड कोडर हो, लेकिन उस तुमको मैं अपने सामने ही नहीं आने दे रहा हूँ मैं,
तुमने अपनी स्किल मेरे को दिखाई ही नहीं। सबसे पहले तो तुम मेरे सामने आओगे फिर अपनी स्किल दिखाओगे ना। तो मेरे सामने आने के लिए पहले क्राइटेरिया कि तुम्हें हैंडसम होना पड़ेगा। सरल भाषा मैं बता रहा हूं मैं। तो परसेंट क्राइटेरिया अगर मीट नहीं कर रहे हो तो डिफिकल्ट होगा। होगा ये मैं नहीं, किसी से पूछो, हम लोग ने पढ़े हैं, हम लोग ने देखा है रिज्यूम को रिजेक्ट होते हुए। किस दुनिया में बच्चे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुमराह कर रहे हैं ना दुनिया में, सब गुमराह करते रह जाएंगे। और 75% इसीलिए बनाया गया था कि कंपनी मैटर करती है इन सब परसेंटाइल पे। बना लिए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में। अब इस क्वेश्चन में जो थीटा है 36.9 और एक एंगल को लेंगे फाई जो कि है 53.1। पेपर में इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी उनको, नहीं तो नहीं हो पाएगा और दिया जाएगा आपको। आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट जिस भी स्कूल में पेपर में आएगा ये क्वेश्चन दिया जाएगा और सेंट थॉमस में कहा गया है कि हम इसकी वैल्यू देंगे। अब थोड़े देर के लिए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ मतलब इसको आप पढ़ना है और थोड़ी देर समझना है आपको, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे यार तुम लोग, अभी इल्यूजन में चल रहे अपनी ज़िंदगी। मेरे पास भी होते ना 400 बच्चे, पर किसी को बोलता ही नहीं, पढ़ो चाहे बाहर में जाओ, कसम से क्यों बोलता मैं किसी को, मेरे को तो नाम भी नहीं याद होता। तुम्हें लगता है कि एलन में जब 40 बच्चे पढ़े तो मास्टर को नाम याद होगा? वो जो टॉपर होंगे, 4 बच्चे अच्छे होंगे, परफॉर्म करते होंगे, इंटरेक्टिव, उनका याद रखते हो, क्योंकि बैक टू बैक बैच है उनका सुबह से लेके। एक बैच में 4, मान लो 6 बैच ले लिया, 240 बच्चों का कहाँ से नाम याद रखेंगे वो। पहले खुद ट्राई करो क्या क्या लगने वाला है, मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें नॉलेज लगेगी। एक तो नॉलेज इसमें लगने वाली है एफबीडी की, किसकी? एफबीडी की, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। कैलकुलेट द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको ये डी की डिस्टेंस निकालनी है। पूरा 2 मीटर है तो ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है ये 2 माइनस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा कॉन्सेप्ट लगने वाला है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी रिमेन सेम। क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रिमेन। बहुत है अभी कह रहा हूँ, पहले तो एफबीडी बनाना तब मैं जानू। मैं इसको बना दिए तुम तभी अभी 4 रुपया दे दूंगा मैं देविक को। देविक तुम पढ़ के नहीं रहे, बताओ मुझे, तुम जो बैग उठा के भागे मैं देखा हूँ मैं तुम्हें मैथ की क्लास के बाद। कब आए? 5 बजे तो तुम दिखे नहीं मेरे को। तो टेस्ट तो करना चाहिए था ना तुम्हें। केमिस्ट्री तो आज ऑफ है। नहीं है, नहीं है मुझे पता है। ला MWF नहीं है केमिस्ट्री तुम्हारी? ला दिखाओ। हाँ इसके पापा से बात हो रही है आज भी, ठीक है होमवर्क नहीं कर रहा। ये आज की फोटो मुझे कैसे पता चलेगा? अबाउट में जाओ, इस सबूत के लिए खींच ला है तो नहीं तो होमवर्क तो चेक होगा, होमवर्क तो चेक होगा। कब? पिछली क्लास में भी बोले तो कर लूंगा, वो तुम्हें याद नहीं रहेगा ना। होमवर्क तो मेरे वॉइस नोट चेक करो, मेरा मैसेज दिन मेरा आधे घंटे जाता सभी ग्रुप को अपडेट करने में। ऐसा लगता है मैंने गोद ले रखा है सबको, है ना। तो वो भी करना पड़ेगा, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है ना, 12th का थोड़ी ना या 6th का थोड़ी ना है तो हमारा ही काम। अरे कुछ नहीं होगा, स्टेप्स तो लिखोगे, कुछ तो लिखोगे, स्टेप मार्किंग तो मिलेगी। अब इस क्वेश्चन में इतने स्टेप्स अभी देखना, तुम करो तो इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो तो।
अभी मैंने मेहर को आज दोपहर में पढ़ाया है क्वेश्चन, उसकी टीचर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। और रिया आई नहीं, रिया रिकॉर्डिंग देखेगी, उसके मम्मी से बात कर रहा हूँ ना। टाइमिंग नोट करके बता दो, टाइमिंग 40 मिनट पे है रिकॉर्डिंग है, 40 मिनट पे रिकॉर्डिंग है। रिया क्वेश्चन देख लेना। देखो सर, कुछ नहीं कट करूंगा। अब देखो सर, सबसे पहले इसी को मैं क्रॉप करके निकालता हूं क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। डायग्राम बाद में बनाऊंगा नहीं, इतना भयंकर डायग्राम कौन बनाएगा। देखो सर, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से फोर्स है। रस्सी है तो रस्सी में लगता है टेंशन, जिंदगी में भी तुम्हारे टेंशन, ये है टेंशन T1। हम यहां से एक लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन। ये जितना भी है इसका एंगल का नाम दिया थीटा, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान होती है। ये भी क्या हो गया, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा समझना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर जाएगा T1 कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा T1 साइन थीटा। सिमिलरली इधर आ जाओ, ये है T2, इसके भी पैरेलल लाइन बनेगा, ये फाई, क्योंकि एंगल अलग अलग है, फाई बाद में हम देख लेंगे क्या है। इस तरफ क्या जाएगा, T2 कॉस फाई, इस तरफ क्या जाएगा, T2 साइन फाई। कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये कंडीशन ये है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, हिल डुल नहीं रहा है। ये डिस्टेंस है d और ये है 2 माइनस डी। ऐसे समझ लो, ये है आपका टॉर्क 1 और ये है टॉर्क 2, लिखना नहीं है, बस समझना है। तो एक इसको घुमाएगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जा रहा ना यूं, तो इसका जो फोर्स होगा, मान लो एज्यूम करो दिमाग में खींचूंगा तो ये इधर घूमेगा। ऐसे पकड़ किसी इंसान को खींच रहा हूं मैं, तो उसका सर चोटी पकड़ के तुम्हारा खींचा जाए, इस तरफ गिरोगी ना, ठीक है। एक इधर रखा हुआ है, इधर से खींचा गया, तो एक तरफ इंसान ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, जा नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में है। क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो अकॉर्डिंग टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, T1 cos थीटा इंटू डी इज इक्वल टू T2 cos फाई इंटू 2 माइनस डी। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। डिस्टेंस, टॉर्क यही होता है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो ये फोर्स ना है, तो कंपोनेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस। वो टॉर्क मत लिखना, इसलिए मैं कहा इसको मत लिखो, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू बना रहे हैं इसलिए, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब सर इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाला फोर्स और ये दो लोग खींच रहे हैं, इक्वल होंगे, तो T1 साइन थीटा इज इक्वल टू T2 साइन फाइव, T2 साइन, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या करो, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, तो T1 से T1 कट जाएगा, कॉट थीटा d इज इक्वल टू T2 से T2 कट जाएगा, कॉट फाई 2 माइनस डी, 2 माइनस डी। अब थीटा कितना है, 36.9 है, क्या है, तो कॉट 36.9 इंटू डी, इधर है 53.1, तो कॉट 53.1 इंटू 2 माइनस डी। अब मैंने कहा था पेपर में आपको दिया जाएगा, तो कॉट 36.9 की वैल्यू है 4/3, इसकी पूरी की वैल्यू आ जाएगी 4/3, इस पूरे की वैल्यू भी दी जाएगी जो कि है 3/4, क्या है 3/4 इंटू 2 माइनस डी। इतना भयानक डरावना सवाल कितना आसान हो गया। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया, केवल डी तो निकालना है। ये देखो इन दोनों को डिवाइड किया है, T1 से T1 कट गया, हाँ बोलो ना भाई, हाँ ओके। ये पता क्या है सर, ये है फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, तो इस तरफ फोर्स ये है ना सर F1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है D, कंजर्वेशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना है। इधर भी ये क्या है, ये फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 माइनस
2 माइनस डी। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तुम देखो भाई, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, और डी तो रहेगा ही मल्टीप्लाई में। T2 से कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, 2 माइनस डी। कितना आ रहा है, 18/25 नहीं आ रहा है। 4 4 जा 16D, 9 9, ये ब्रैकेट है गुरु, तो 9 इंटू 2 माइनस डी, तो 18 माइनस 9D, तो जब 9 उधर जाएगा तो 16 और 9 कितना होता है 25 डी इज इक्वल टू 18, तो डी इज इक्वल टू 18/25 कितना है तुम्हारा, माइनस में क्यों आया है, ये आ रहा है 18/25, 0.72। ये इतना डरावना क्वेश्चन लोगों को लग रहा था कि है बहुत अच्छा क्वेश्चन, बस दिक्कत क्या है, बच्चे भूल गए हैं एफबीडी बनाना। उनको लगता है हमने चैप्टर 3 में सीखा उसको थोड़ी नहीं यूज होगा, पूरी फिजिक्स में यूज होगा एफबीडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4-5 बार प्लीज लगाइए, उसके बाद ठीक है क्वेश्चन ये, हाँ नहीं समझ आया, क्या समझ आया, क्या नहीं आया ये तो बताओ। रस्सी पे क्या लगता है, टेंशन के 2 कंपोनेंट, थीटा हुआ तो ये भी थीटा, तो थीटा के तो पास कॉस जाता है और उसके परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टली साइन जाता है। अब ये ना एक ऐसा मतलब वो है ब्लॉक लकड़ी का ये ब्लॉक है जिसमें 2 भी फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है और एक, अगर मैं अलग अलग बनाऊं तो देखो ये रहा मेरा ब्लॉक, इस पे एक लग रहा है फोर्स ये, दैट इज T1 cos थीटा और T2 cos फाई ऊपर की तरफ, दूसरा इसी ब्लॉक पे एक इस तरफ लग रहा है T1 sin थीटा और इस तरफ लग रहा है T2 sin फाई, इसका अलग एफबीडी बन गया खुल के। अब इस वाले केस में हमने लगाया, ये डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2, याद करो फोर्स इंटू डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस 2, फोर्स कितना है, ये है फोर्स, डिस्टेंस 1 कितना है D, डिस्टेंस 2 कितना है 2 माइनस डी। वर्क नहीं होता बेटा, टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल किया एंगुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, चाकू वाले में तो यही किया था, चाकू वाले में भी सेम था, इसी पे ये चाकू वाला क्वेश्चन, ये हो भी नहीं रहा है, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्या होता है F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, ये होता क्या है टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, सेम चीज लगा है सर। आज रोटेशन की आखिरी क्लास है, इसके बाद रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं करना है, नहीं वो शायद जो क्वेश्चन दिया है पता नहीं, रोटेशनल मोशन का इक्विलिब्रियम नहीं करना है, इसमें जो टॉपिक लास्ट वाला ना वो एनसीईआरटी में नहीं, जो न्यू एनसीईआरटी छपी है ना उसमें नहीं है रोलिंग मोशन, हाँ वो न्यू एनसीईआरटी जो छपी, क्योंकि मैंने मेहर के बाद तुम लोग भी ले सकते हो या नेट से डाउनलोड कर लेना यहाँ से, उसमें रोलिंग मोशन नहीं है, नई वाली जो एनसीईआरटी है ना नेट से डाउनलोड कर लेना, क्या खरीदोगे है ली है, तो उसमें टॉपिक हाँ नई वाली जो न्यू इस साल छपी है, तो उसमें रोलिंग मोशन टॉपिक नहीं है, उसमें लास्ट टॉपिक यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आना देखो नहीं चाहिए, सही बताऊँ मैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं आएगा, यही ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था, ये आएगा नहीं। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। या
पढ़ लो जितना बेस्ट कर सकते हैं हम अपना एफर्ट, तो माना क्वेश्चन खराब होगा इसका, इसका ये नहीं है ना कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना हमें, क्योंकि स्टेप तो सीख जाएंगे, कम से कम स्टेप तो सीखेंगे। क्योंकि अभी बहुत काफ़ी समय हो गया उस के ऊपर क्या कहते हैं, रोटेशन पे काफ़ी हो गई। हाँ जी बताओ बेटा, क्या बोल रहे बच्चे, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो। हेलो, तुम होमवर्क क्या अभी बैठते हो कि आधे घंटे पहले लगाने, पहले सुबह से बैठे रहते हो, अभी बैठे हो ना होमवर्क लगाने। फोर्थ लगाओ क्वेश्चन, पेज नंबर 7.8। क्यों अभी क्यों बैठे? हाँ हाँ बोलो ना, कौन सी वर्कशीट की बात करो पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 मास ऑफ 20 ग्राम वाला क्वेश्चन कोई है? 4 मास ऑफ 20 ग्राम, 4 मास ऑफ 20 ग्राम ईच प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ये तो एग्जाम्पल में है, ये क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं 4, ये देखो ना इसमें, इसमें जो 4 है, ये फोर्थ, ये वाली फोर्थ, ये नहीं है क्या ग्रुप तुम्हारे ग्रुप में? ये है थर्ड है, बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन थर्ड है बिना डायग्राम के, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। अभी एमआई का क्वेश्चन ये करो ना, ये वाला थर्ड वाला करो ना। नहीं यार बताता हूँ मैं। हाँ बच्चे बताओ, बेटा नेटवर्क नहीं आ रहा आपका, हाँ बोलो बच्चे। तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा एक्चुअली। एटम एंड मॉलिक्यूल का तो मैं क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ऐसा कह रहे हो तुम? क्योंकि हम ना सिलेबस के अनुसार बहुत पीछे चल रहे हैं। इनके स्कूल में हो गया क्या नाम, फिर पता रश लास्ट में फिर किसी का तो खराब होगा। इसके स्कूल में हो रहा है क्या बोले हो, 3 चैप्टर पीछे चल रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं होगा, बहुत हमें आगे चलना चाहिए स्कूल से। तो इसके बाद सॉलिड एक लेके ख़त्म करूँगा, सॉलिड में जो भी बचा उचा है। उसके बाद हम शुरू कर देंगे फ्लूइड। फ्लूइड कैसा है? ठीक है, तो फ्लूइड ही ख़त्म। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा मैंने, क्वेश्चन पढ़वा दो एक बार मेरे को, क्योंकि इस बुक में नहीं है ना। क्वेश्चन में है कि 4 पार्टिकल m मास के कॉर्नर पे रखे गए हैं, स्क्वायर है, कह रहा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया x इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द स्क्वायर। देखो लो समझ गया मैं, सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले किया हूँ मैं। ऐसा नहीं बनाया जाता है, वो ठीक है तुम्हारा भी बना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है, ये मान लो स्क्वायर है, इन सब के कॉर्नर पे मास रखा है m m m m, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। तो सेंटर से पास हो रहा है मतलब सुना डायगोनल का इंटरसेक्शन, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया है। हाँ 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 वैसे ही। तो मान लो इसका इसका एम आई क्या होगा, m इंटू ये डिस्टेंस, और सारे डिस्टेंस पता बराबर होंगे, मान लो ये d1 है, m इंटू d1 स्क्वायर, ये भी बराबर ही होगा, ये भी, ये सारे बराबर। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया हमने इस पे,
है ना, ये वाला वैसे करना है बस। इसमें उसमें मास अलग अलग है, उसमें मास एम 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 करके है। मैच नहीं हुआ, आंसर नहीं मैच हुआ। डिस्टेंस कितना आया, आर कितना आया सबका, एक का बताओ ना कैसे। क्योंकि a है ना साइड्स, अच्छा साइड से ये है, तो तो पहले आएगा √2 है ना, √2 मतलब ए, √a आएगा अपॉन 2 आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना। कैसे, चलो देख लेते हैं। ये ए है, हाँ हो सकता है, ये हो गया ए, ये डायगोनल है a स्क्वायर 2a स्क्वायर है ना, ये होगा ना, तो 2a स्क्वायर यानी कि बाहर आ जाएगा a √2 ये ना। अब इसका हाफ, तो जब इसका हाफ करेंगे तो a अपॉन √2, हाँ ये डिस्टेंस होगा। तो देखो कितने, 4 है ना, एक का निकाल लेते हैं, एक का निकाल लेते हैं, चारों बराबर है ना, चारों एक का निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ma स्क्वायर अपॉन 2 आ तो क्या आंसर, लो क्या बात कर रहे हो, लो यही तो आंसर है। छोड़ो मत, मत छोड़ो, कोई दिक्कत तो भी आ जाएगा घूम फिर के, अगर आप यहाँ तक रखोगे तो भी वो कैलकुलेशन में बन जाएगा, ऐसा इशू नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे सरफेस टेंशन हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, इसको ख़त्म करें यार, सिलेबस पकड़ना पड़ेगा, बहुत स्लो चल गया भाई, इतना स्लो नहीं चलेगा, ज़िंदगी तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी, मुझे ही बर्डन होगा ना, फिर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। अभी अभी दिसंबर में आ जाएगा इनका पेपर, मुझे पता है, UT3 उसमें आएगा ही जितना पढ़ा रहा है ना, फिर भागो भागो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो ऐसे चलता रहेगा, फिर ऐसे होगा नहीं काम ना। हाँ तो ख़त्म करते हैं सर, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉलिड एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा, अगले में हो गया जितना हो रहा था उसमें, मैं बहुत करा दिया हूँ सॉलिड, सॉलिड है ही नहीं कुछ, है क्या कुछ सॉलिड, कुछ नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करा दिया है मैंने, नहीं कराया है, चलो ठीक है सॉलिड पढ़ा दूंगा, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाओ नहीं, ठीक है मैं शुरू कर दूंगा, फिर स्टार्टिंग शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इलास्टिक मॉडुलस, यंग मॉडुलस तक पढ़ाया था, वो थे, हुआ था उतनी क्लास, कहाँ तक हुआ था क्लास में, इलास्टिक मॉडुलस तक हुआ था कि नहीं हुआ था, यंग मॉडुलस है, वो बहुत आसान चैप्टर है ये छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, बड़ा चैप्टर, चलो फिर करा दूंगा। फिर है थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो है ना, फ्लूइड तो थोड़ा आसान है वैसे, देखते हैं कैसा जाता है ये। फ्लूइड के बाद आपका थर्मल प्रॉपर्टी, ये ख़त्म करते हैं यार, ऐसे तो फिर बहुत स्लो हो जाऊंगा फिर, क्योंकि उधर दिमाग ख़राब होगा, ऑसिलेशन और वेव में, वेव और ऑसिलेशन थोड़ा दिमाग ख़राब करता है बच्चों का, समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें इससे पहले से ख़त्म हो के 3 महीने तो बचा है, 3 महीने तो बचे हैं, नहीं बचा है तो हमारा सिलेबस ही पेंडिंग रह जाएगा, मैथ का सिलेबस हो गया सारा, मेरा सिलेबस पेंडिंग रह जाएगा। सोच रहा हूँ 3 चैप्टर को पढ़ा दूँ उससे, नोट से पढ़ाऊँ उसको, बुक को थोड़ा सा, कुछ चैप्टर के लिए इस बुक को बाय बाय बोल देता हूँ, ऐसा लग रहा है। PPT ले आता हूँ बना के, वो हो गया ना, रोटेशन पे काफ़ी टाइम दे दिया, ऐसे रुके रह जाएंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्वेश्चन का तो कोई अंत नहीं होता, सही बताऊँ मैं, कब तक रुकेंगे, आप करते रहो, हाँ डाउट ले लेंगे इसको, ग्रेविटी तो अगले में मतलब जो क्लास होगी सैटरडे को, टेस्ट तो होगा, टेस्ट तो हम करेंगे, 4 टेस्ट करेंगे हर चैप्टर का, ये ले जाओ घर से करके लाओगे तुम, एक क्वेश्चन 6 नहीं करना है इसमें से, ये मैं 7 ही क्वेश्चन लिख पाया था, फिर सो गया था, नहीं तो मैं लिख दिया होता 10 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन करना था, फिर भी ऑलमोस्ट समझा ही दिया मैंने। आपकी छुट्टी थी और मैं पढ़ा रहा हूँ सुबह 10 बजे से, अभी लास्ट क्लास जाएगी मेरी 10:30 बजे तक, एक क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी मेरे को क्योंकि थक जाऊँगा, तो 12 घंटे पढ़ा रहा हूँ, आज 6 होम ट्यूशन है मेरी,
छः वो ऐसे जोड़ लो सिंपल 6